नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। मैं अखिलेश आनंद हूं। तो घड़ी में रात के 8 बजने वाले हैं। एबीपी न्यूज पर ब्रांड न्यूज शो द इनसाइड स्टोरी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इनसाइड स्टोरी में बड़ी खबरों की पड़ताल का वक्त हो चुका है। पहली इनसाइड स्टोरी, चीन में कोरोना विस्फोट की उन तस्वीरों को हम बताएंगे। क्या आधा चीन मौत के मुहाने पर खड़ा है? इनसाइड स्टोरी होगी तुनिशा सुसाइड केस की, जिसमें लव जिहाद की एंट्री कराई जा रही है। आखिर राहुल गांधी की जासूसी कराने के आरोपों के पीछे क्या है, इसकी इनसाइड स्टोरी भी हम आपको बताने वाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी की पहल पर वीर बाल दिवस मनाने की जो आज शुरुआत हुई, उसके पीछे की सियासी कनेक्शन की इनसाइड स्टोरी भी आप जानेंगे। बंगाल में ममता से मुकाबले के लिए लेफ्ट राइट का एक अदृश्य गठबंधन कैसे शक्ल ले रहा है, इसकी इनसाइड स्टोरी भी हम आपको बताने वाले हैं। और आखिर में दिखाएंगे तस्वीरें कि बर्फ में कैसे दबा है सुपर पावर। लेकिन सबसे पहले इनसाइड स्टोरी उस तबाही की जिसने चीन को अब तक के सबसे खतरनाक दौर में पहुंचा दिया। चीन में इतनी बड़ी आबादी कोरोना की चपेट में है कि उतनी तो कई देशों की कुल आबादी भी नहीं। रिपोर्ट यह बता रही है कि चीन में कोरोना के 2 करोड़ केस रोज सामने आ रहे हैं। तो सवाल यह है कि क्या दुनिया के डरने का वक्त आ चुका है? यह सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। रत्ती भर भी संदेह है तो इन तस्वीरों को देख लीजिए, सारी शंकाएं दूर कर लीजिए और जान लीजिए कि चीन में कोरोना के कहर का सबसे भयंकर दौर शुरू हो चुका है। मौत कैसे आती है, सांसें कैसे फेफड़ों का साथ छोड़ देती हैं, बीजिंग के अस्पतालों का मंजर बयां कर रहा है। बता देते हैं, तस्वीरें विचलित करेंगी, लेकिन इन तस्वीरों को देखना जरूरी है। उत्तर वाले पड़ोस में कोरोना कैसे रगों में करंट बनकर दौड़ रहा है, ऐसे समझिए। चीन में कोरोना के 2 करोड़ मामले रोज आ रहे हैं। आने वाले दिनों में इसके दुगने होने की आशंका है। यानी ऑस्ट्रेलिया समेत कई देशों की कुल आबादी जितनी है, उतने केस चीन में रोज आ रहे हैं। बात इतनी सी नहीं, चीन की अब तक 32 करोड़ आबादी संक्रमित हो चुकी है। 32 करोड़ जानते हैं कितना होता है? 32 करोड़ यानी दिल्ली की 10 गुना आबादी, बांग्लादेश की 2 गुनी आबादी, यूरोपियन यूनियन के 25 देशों की कुल आबादी, ब्राजील की 1.5 गुना आबादी और ब्रिटेन की 5 गुना आबादी। कुल मिलाकर चीन में दुनिया के छोटे देशों की कुल आबादी के बराबर कोरोना के मामले आ चुके हैं। बीजिंग से शंघाई और वुहान से सिचुआन तक शहरों में वायरस वाले काल का प्रकोप है। ताकत का तमाशा दिखाने वाले चीन की हेकड़ी गुम हो रही है। अब वो चालबाजी पर उतर आया है। चीन के नेशनल हेल्थ कमीशन ने कहा वो अब कोरोना केसेस की जानकारी नहीं देगा। यानी अब चीन की तरफ से नए कोरोना मामलों और संक्रमण से हुई मौत का डेटा नहीं दिया जाएगा। चीन की हेल्थ एजेंसी पिछले 3 सालों से हर दिन कोरोना केसेस की डेली रिपोर्ट जारी करती थी। यानी बीजिंग के तानाशाह ने फैसला कर लिया, जिसे मरना है मरता रहे, जिनपिंग की कुर्सी सलामत रहनी चाहिए। ये पहली बार नहीं है जब चीन में कोरोना के आंकड़े छिपाए जा रहे हैं। बीजिंग का तानाशाह हर बार अपने पाप ऐसे ही छिपाता है। चीन भले ही कोरोना के आंकड़े छिपा ले, लेकिन तस्वीरें जो हालात बयां कर रही हैं, उसे कैसे झुठलाएगा? आबादी के मामले में चीन के दूसरे सबसे बड़े प्रांत शैंडोंग की इन तस्वीरों को देखिए। ये लाइन जो नजर आ रही है, ये अस्पताल की नहीं बल्कि शमशान घाट के बाहर लगी है। हालात तो ये हो चुके हैं कि चीन में लाश रखने के लिए जगह कम पड़ गई। बीजिंग में कंटेनरों में शव रखे जा रहे हैं। चोकिंग में अंतिम संस्कार के लिए लगी 4 किलोमीटर लंबी लाइन। लाशों के ढेर की ये तस्वीरें जिलेन प्रांत की राजधानी की हैं, जहां ये बेजान जिस्म कई दिनों से अंतिम संस्कार के इंतजार में हैं। बीजिंग और शंघाई जैसे बड़े शहरों में जब ऐसे हालात हैं, तो छोटे इलाकों में क्या हाल होगा अंदाजा लगाया जा सकता है।
अनुमान यह है अगले 3 महीनों में चीन की 60% से ज्यादा आबादी कोरोना संक्रमित हो सकती है। इसकी वजह भी है चीन में शहरों के बाद गांव में कोरोना फैल चुका है। छोटे शहरों में कोरोना मरीजों को आम मरीजों के साथ रखा जा रहा है। यही वजह है कि आने वाले हफ्तों में चीन में वायरस का महाविस्फोट होने का अनुमान जताया जा रहा है। जिस तरह के हालात हैं उससे जाहिर है चीन के लिए 2023 हैप्पी न्यू ईयर तो कतई नहीं रहने वाला। सोचिए जरा कितना भयानक मंजर है, हर तरफ लाश ही लाश। चीन में इस वक्त क्या हालात हैं, इसकी इनसाइड स्टोरी जानते हैं। सीधे मैं आपको लिए चलता हूं, मेरे साथ अभिषेक उपाध्याय मेरे सहयोगी जुड़ गए। अभिषेक, सवाल यही है, देखिए डेटा तक जारी अब नहीं कर रहा है, चीन की तरफ से डेटा तक नहीं जारी किया जा रहा है, आपको क्या जानकारी मिल रही है? अखिलेश, 14 दिसंबर के बाद से चीन डेटा जारी नहीं कर रहा है, लेकिन जो लीक डॉक्यूमेंट हैं और खुद उनकी गवर्नमेंट के ये लीक डॉक्यूमेंट है और जो वहाँ के इंटरनल सोर्सेज बता रहे हैं वो बहुत ही विनाशकारी सिचुएशन है। आप यूँ समझिए 1.4 बिलियन आबादी का आधे से ज़्यादा कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। वहाँ पर आलम यह है कि ब्लड इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई है, यानी कि खून नहीं लोगों को मिल रहा है, इतनी लाइनें लग गई हैं वहाँ पर बीजिंग, शंघाई, इन सब जगहों पर दफनाने के लिए वेटिंग लगी हुई है, लेकिन लोगों को अंतिम संस्कार के लिए भी जगह नहीं मिल रही है। और इस सब के साथ में सबसे बड़ी समस्या है, वो समस्या ये आ गई है कि तेजी के साथ में कोरोना का ये विस्फोट होता जा रहा है और वहां की गवर्नमेंट लगातार आंकड़े छुपा रही है, लोगों पर लगातार ये पाबंदी लगाई जा रही है कि वो बाहर ना आने दें। लेकिन जो मौतें हैं, मौतों का आंकड़ा इतना ज्यादा है, आप सोचिए 1 मिलियन केसेस रोज आ रहे हैं और नए साल में जो ये आने वाला है जो उसमें माना जा रहा है कि 2 मिलियन केस रोज आ जाएंगे, यानी कि चाइना इसमें मौत के मुहाने पर है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए अभिषेक आपका। तो किस तरीके के हालात हैं चीन में उसका अंदाजा आपको मिल गया होगा। अब हम अगली खबर का रुख कर लेते हैं और बात राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की कर लेते हैं, जो फिलहाल देश की राजधानी में पड़ाव डाले हुए है, लेकिन राजनीति की रफ्तार कम नहीं हुई। इस बीच कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर बेहद सनसनीखेज आरोप लगा दिए हैं। कांग्रेस का आरोप है केंद्र सरकार आईबी के जरिए राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की जासूसी करा रही है। क्या वाकई ऐसा है या सिर्फ एक पब्लिसिटी स्टंट है? ये आपको दिखाते हैं ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। क्या भारत जोड़ो यात्रा की जासूसी हो रही है? क्या राहुल गांधी की यात्रा में शामिल होने वालों से पूछताछ की जा रही है? क्या यात्रा में राहुल से बात करने वालों से आईबी पूछताछ कर रही है? ये सवाल कांग्रेस उठा रही है। कांग्रेस के नेता कह रहे हैं, सरकार पर इल्जाम लगा रहे हैं। 2-3 दिन पहले हरियाणा में कई लोग मुझे आकर मिले और कहे आईबी के कुछ जो अफसर हैं उनसे पूछताछ कर रहे हैं। आप क्यों मिले? किस विषय पर बात हुई? आपने कुछ राहुल जी को ज्ञापन दिया, उसकी हमें कॉपी मिल सकती है? किसान संगठन, सामाजिक कार्यकर्ता, पूर्व सैनिक, सबसे आईबी के अफसरों ने बात की। जयराम रमेश ने कहा, आईबी ऐसे कई लोगों से पूछताछ कर रही है जिन्होंने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी के साथ बातचीत की थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले जयराम रमेश ने ट्वीट कर भी यही बात कही। इल्जाम सीरियस था, लिहाजा बीजेपी ने भी जवाब देने में देर नहीं की। जिस प्रकार के अनाप शनाप आरोप कांग्रेस पार्टी लगा रही है, उसे ऐसा लगता है कि वो इस यात्रा को प्रासंगिक रखना चाहते हैं, मीडिया में न्यूज बनाना चाहते हैं। आईबी को क्या पड़ी हुई है कि आईबी जाकर पूछताछ करेगी कौन कहां पर है यात्रा में? यात्रा तो चली रही है। कांग्रेस के आरोप को बीजेपी ने सिरे से खारिज कर दिया, लेकिन कांग्रेस ने एक और सनसनीखेज आरोप लगा दिया। 2 इंटेलिजेंस के अफसर हरियाणा सरकार के वो पाए गए। किसी ने देखा उनको, तब उनको पकड़ा, पूछा क्या कर रहे हो कंटेनर में? वो कह रहे हैं हम टॉयलेट इस्तेमाल कर रहे हैं। कैंपसाइट में टॉयलेटों की कमी नहीं है, पर वही कंटेनर में जाना,
मैं समझता हूँ ये जानबूझकर किया गया था। कांग्रेस का कहना है कि भारत जोड़ो यात्रा से बीजेपी घबरा गई है, लेकिन सवाल ये, राहुल गांधी की अब तक की यात्रा से कांग्रेस का हासिल क्या है? जवाब चंद पॉइंट्स में समझिए। इस यात्रा के जरिए राहुल गांधी ने गढ़ी गई इमेज को ध्वस्त किया, दक्षिण में कांग्रेस का किला मजबूत करने की कोशिश की, आने वाले चुनाव वाले राज्यों में कांग्रेस की कलह खत्म की, कर्नाटक में सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार साथ आए, राजस्थान में गहलोत और पायलट साथ नजर आए, हरियाणा में कुमारी शैलजा और हुड्डा साथ नजर आए। एक्स सर्विसमैन मिले थे, उनसे पहले पूछने लगे अभी क्या आप दोगे क्या नहीं है। उनकी एजेंसियों का काम है, ये कोई नई बात नहीं है, एजेंसियों ने ये काम था। जिस दिन हमारे से मिले उस 2 दिन के बाद 1 रैंक 1 पेंशन 15 दिन या महीना पहले तो सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया केंद्र सरकार ने कि 23,000 करोड़ हमारे पास नहीं है देने के लिए, और मार्च 2023 में हम इस बात को तारीख मांग रहे थे और 2 दिन के बाद कैबिनेट ने पास कर दिया। इस यात्रा ने कांग्रेस के लिए 2024 के चुनाव का एक तरह से ग्राउंड तैयार किया है। भारत जोड़ो यात्रा भले ही गैर राजनीतिक कही जाती है, लेकिन यात्रा के दौरान राहुल ने जितनी भी पब्लिक मीटिंग की, निशाने पर केंद्र सरकार रही। 24 घंटा हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम। ये सच्चाई नहीं है भाई और बहनों, मैं चला हूं कन्याकुमारी से यहां तक, ये सच्चाई नहीं है। यात्रा के दौरान कांग्रेस जो संदेश देना चाहती थी उसका असर दिखाई दिया, लेकिन क्या कांग्रेस के आईबी के जासूस वाले आरोप की वजह सिर्फ यही है? ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी न्यूज। आपको याद होगा कि गुजरात चुनाव के दौरान अरविंद केजरीवाल ने भी आईबी वाला कार्ड खेला था, जिसकी सच्चाई क्या थी वो सभी को पता चल गया था जब नतीजे आ गए थे। इस बार क्या मामला है, जैनेंद्र आपको बताएंगे। हमारे सहयोगी जैनेंद्र कुमार जुड़ गए हैं। जैनेंद्र, इनसाइड स्टोरी क्या है इस खबर की? देखिए, इनसाइड स्टोरी ये है कि जिन लोगों से संपर्क किया है आईबी ने, उनकी जो आइडेंटिटी है वो पार्टी इसलिए बाहर नहीं कर रही है क्योंकि उनकी निजता का हवाला दिया जा रहा है। लेकिन कांग्रेस के सूत्र हमें बता रहे हैं कि 2 से ज़्यादा राज्यों में जो सामाजिक कार्यकर्ता और किसान मजदूर संगठन से जुड़े हुए लोग राहुल गांधी से मिले, उनसे कथित तौर पर आईबी ने संपर्क किया और उनसे पूछताछ की, और साथ ही जैसा जयराम रमेश कह रहे थे कि राहुल गांधी को सौंपे गए ज्ञापन की प्रति मांगी गई। देखिए, जाहिर सी बात है कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को उठा करके दोनों चीजें हासिल करना चाहती है। एक तो इसके जरिए वो ये संदेश देना चाहती है कि केंद्र सरकार, सत्ताधारी पार्टी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को गंभीरता से ले रही है और दबाव में है, कहीं ना कहीं इसी वजह से वो पूछताछ कर रही है। और दूसरी तरफ वो कहीं ना कहीं दबाव भी बनाना चाहते हैं कि आने वाले दिनों में भी यात्रा जो है एक बार फिर उत्तर प्रदेश जाएगी, एक बार फिर हरियाणा जाएगी, पंजाब होते हुए जम्मू कश्मीर जाएगी। तो इस दौरान भी राहुल कई सामाजिक कार्यकर्ताओं से और लोगों से मिलेंगे। तो कांग्रेस पहले से इस मुद्दे को तूल दे करके कहीं बहुत बहुत शुक्रिया जैनेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए आपका। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह की बेटों का बलिदान दिवस, जो साहिबजादों के शहादत दिवस के तौर पर जाना और मनाया जाता था, अब वो वीर बाल दिवस हो गया। आज प्रधानमंत्री मोदी ने साहिबजादों की कुर्बानी को नमन किया। वीर बाल दिवस हमें याद दिलाएगा कि शौर्य की पराकाष्ठा के समय कम आयु मायने नहीं रखती। वीर बाल दिवस हमें बताएगा कि भारत क्या है, भारत की पहचान क्या है। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। वाहेगुरु दा खालसा, वाहेगुरु दी फतेह। ऐसी तस्वीरें, इतने बड़े स्तर का आयोजन, इतनी बड़ी भागीदारी, सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह के बेटों के शहादत दिवस पर शायद ही आपको पहले ऐसा देखने को मिला होगा। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने साहिबजादे शहादत दिवस को वीर बाल दिवस बनाकर उसे पूरे देश का पर्व बना दिया। वाहेगुरु दा खालसा, वाहेगुरु दी फतेह।
दिल्ली में मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में हुए आयोजन की तस्वीरें इसकी गवाह हैं। हर साल वीर बाल दिवस का ये पुण्य अवसर हमें अपने अतीत को पहचानने और आने वाले भविष्य का निर्माण करने की प्रेरणा देगा। 26 दिसंबर 1705 यही वो तारीख थी जब गुरु गोविंद सिंह के छोटे बेटे जोरावर सिंह और फतेह सिंह ने कुर्बानी दी। दोनों साहिबजादों को सरहंद में मुगल फौजदार वजीर खान ने दीवारों में ईंटें लगवाकर जिंदा चुनवा दिया था। गुरु गोविंद सिंह के दोनों बेटों ने इस्लाम कबूल करने से इनकार कर दिया था। दोनों साहिबजादों की कुर्बानी और वीरता की ये कहानी घर घर पहुंचनी चाहिए थी, लेकिन अब तक वो इतिहास की किताबों के मुख्य पृष्ठ पर भी नहीं थी। प्रधानमंत्री मोदी को भी इसकी टीस है। इस चर्चा में नहीं जाऊंगा कि पहले हमारे यहां क्यों वीर बाल दिवस का विचार तक नहीं आया, लेकिन ये जरूर कहूंगा कि अब नया भारत दशकों पहले हुई एक पुरानी भूल को सुधार रहा है। इसी साल 9 जनवरी को गुरु गोविंद सिंह की जयंती पर प्रधानमंत्री मोदी ने घोषणा की थी। 26 दिसंबर को सिख गुरु के बेटों की शहादत को वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा। अब साहिबजादे शहादत दिवस को वीर बाल दिवस के रूप में बड़े कैनवस पर स्थापित करके पीएम मोदी ने एक नई इबारत लिख दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी न्यूज। तो देखिए, सवाल यह है कि वाकई ये आस्था है या इसके पीछे कोई सियासी तस्वीर भी है। हम जानते हैं। मैं सीधे आपको लिए चलता हूं जगविंदर पटियाल के पास। हमारे वरिष्ठ सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जगविंदर, इनसाइड स्टोरी क्या इस आयोजन की? देखिए अखिलेश, एक बात को समझना होगा कि पंजाब में सियासत का रास्ता धर्म की डगर से होकर निकलता है और बीजेपी ये अच्छी तरह समझती है। पहले इस धर्म की डगर को संभाले हुए था शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी अर्बन वोट लेती थी, उसका सहयोगी था अकाली दल जो देहाती और पंथक वोट लेता था। और अगर 24 साल पिछले का इन दोनों का सफर हम देख ले पंजाब में गठबंधन का, तो उसमें से इन्होंने इस दम पर 15 साल तक राज किया। लेकिन अब दिक्कत ये खड़ी हुई है कि पंजाब में बीजेपी का रिश्ता खराब हुआ और इसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो बना है किसान आंदोलन। कृषि कानूनों को लेकर किसान आंदोलन हुआ और सिंघू बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर पर पंजाब के किसानों ने धरना लगाया और इसके चलते अकाली दल से बीजेपी का नाता टूट गया। अब ऐसे में बीजेपी के आगे विकल्प क्या है? बीजेपी के आगे विकल्प यह है कि वो अपने आप को खड़ा करे और या फिर अकाली दल के साथ फिर से गठबंधन करके लड़े। फिलहाल वो गठबंधन नहीं करना चाहते। एक एक्सपेरिमेंट ये हो रहा है कि क्यों ना बीजेपी अकेले लड़े और ऐसे में उन्होंने कांग्रेस के अमरिंदर जैसे दिग्गज नेताओं को अपने साथ जोड़ा और अकाली दल के कई जो अंदर से रुष्ट नेता थे उनको अलग किया। सो लिहाजा ये वोट की पॉलिटिक्स है, लेकिन ये अच्छी बात है कि धर्म के नाम पर भी इसे देखा जा रहा है। जगविंदर, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए आपका। जब दुश्मन एक हो तो अक्सर विरोधी एक होने में ही भलाई समझते हैं। पश्चिम बंगाल में भी इन दिनों कुछ ऐसा ही हो रहा है। एक अदृश्य गठबंधन तैयार हो रहा है जो ममता बनर्जी का मुकाबला कर सके। इसकी इनसाइड स्टोरी क्या है, रिपोर्ट देखिए। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की राजनीति का सबसे बड़ा पावर सेंटर। बंगाल में बीजेपी, कांग्रेस, लेफ्ट समूचे विपक्ष की सबसे बड़ी सियासी दुश्मन। इसी साझा दुश्मनी के बीच से निकली है एक ऐसी राह जो चौंकाने वाली है। 3 महीने के भीतर पश्चिम बंगाल में होने जा रहे हैं पंचायत चुनाव। राज्य के करीब 59,000 पंचायत प्रतिनिधियों के चुनाव पार्टी सिंबल पर लड़े जाते हैं। उन चुनाव के लिए ममता के खिलाफ बंगाल में बनने लगा है एक अनौपचारिक चुनावी गठबंधन। इस अनौपचारिक चुनावी गठबंधन में बीजेपी और लेफ्ट के कार्यकर्ताओं ने हाथ मिला लिया है। पश्चिम बंगाल में जमीनी लेवल पर तो अब एक नया नारा भी सुनाई देने लगा है। पश्चिम बंगाल में वाम मोर्चा के समर्थकों के बीच में लगातार एक नारा सुनाई दे रहा है, आगे राम पौरे बाम,
जिसका मतलब हिंदी में ये होता है कि पहले बीजेपी का समर्थन किया जाए और जब ममता बनर्जी बंगाल के सीन से बाहर हो जाएं तो अपनी विचारधारा को फिर से एक बार राज्य में लेकर आया जाए। राम मतलब बीजेपी और वाम मतलब लेफ्ट पार्टियां, यानी ममता से बड़ी सियासी फाइट में निचले स्तर पर एक हो रहे हैं लेफ्ट और राइट। हालांकि दोनों खेमों के बड़े नेता ऐसी संभावना को खारिज कर रहे हैं। वामपंथी यानी सीपीएम आज पश्चिम बंगाल में ढूंढने से भी नहीं मिलेगा, ऐसा अस्तित्व उनका बन चुका है। और रही बात भारतीय जनता पार्टी की, हमें किसी की आवश्यकता नहीं है, हम अपने दम पे पंचायत चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। और ये नारा अभी इतना पिट चुका है कि किसी और को कोई दिलचस्पी नहीं है, बस बीजेपी अपने तस्वर में ये नारा लगा रही है। और जहां तक हिंसा की बात है तो कौन जिम्मेदार है? तृणमूल कांग्रेस जिम्मेदार है। ऊपर नेता कुछ और कह रहे हैं, लेकिन बंगाल में जमीनी कार्यकर्ताओं के बीच कुछ और ही चल रहा है। ममता बनर्जी की पार्टी के नेता कह रहे हैं लेफ्ट और राइट दोनों ने बंगाल का माहौल खराब कर दिया। पंचायत की पहले खून खराबी करने से कोई फायदा नहीं होगा। राम बाम, अगर पहले राम पीछे बाम, वो जो भी हो, इधर में राम बाम नहीं, एक ही नाम, वो है ममता बनर्जी। असल में पहले राम फिर वाम का नारा पश्चिम बंगाल में कोऑपरेटिव चुनाव में अपना असर दिखा चुका है। कोऑपरेटिव चुनाव में कई जगह तृणमूल को हरवाने के लिए लेफ्ट और कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार नहीं उतारे, इसीलिए इसे पंचायत चुनाव में भी आजमाने की तैयारी है। सन 2011 में पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में लेफ्ट ने जब से अपनी सत्ता खोई है तब से लेफ्ट का ग्राफ बंगाल में लगातार गिरता चला जा रहा है। आलम यह है कि वर्तमान स्थिति में लेफ्ट और कांग्रेस का एक भी विधायक विधानसभा में मौजूद नहीं है। अब लेफ्ट और कांग्रेस के जमीनी कार्यकर्ता सत्ता पक्ष से हो रही हिंसा से डरे हुए हैं और लगातार हो रही मारपीट के कारण उन्हें बीजेपी का दामन थामना ही मुनासिब दिखता है। वैसे बंगाल की राजनीति में ये नया प्रयोग नहीं। 2011 में लेफ्ट को हराने के लिए ममता बनर्जी ने भी कुछ ऐसा ही सियासी प्रयोग किया था। अब नए फॉर्मेट में वही दोहराया जा रहा है। मनोज्ञा लोईवाल की रिपोर्ट। देखिए, लेफ्ट और बीजेपी यानी राइट दोनों दो ध्रुव पर बैठे हैं, तो क्या वाकई दोनों साथ आ पाएंगे? प्रकाश सिन्हा के पास हम चलते हैं, इनसाइडर स्टोरी आपको बताएंगे। प्रकाश, ये मजबूरी का गठबंधन है? बिल्कुल अखिलेश, आपने सुना होगा दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, और बंगाल के पॉलिटिक्स में इन दिनों जमीनी स्तर पे हम यही देख पा रहे हैं। आपने देखा होगा 2011 में जब ममता बनर्जी ने कांग्रेस का दामन पकड़ा था और लेफ्ट को पटकनी दी थी, वो मॉडल बिल्कुल सफल रहा था। और इन दिनों हम देख सकते हैं बाम और राम यानी कि बीजेपी और लेफ्ट के कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर एक हो रहे हैं। ऐसा लेकिन ऊपर से आला जो नेता है, बड़े नेता है, उनके निर्देश पे नहीं हो रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये उनकी मजबूरी है। मजबूरी का गठबंधन कह सकते हैं। दो वजह है, ममता को अगर पटकनी देना है तो बिना मन के ही सही साथ रहना होगा। दूसरी जो सबसे बड़ी वजह है, स्थानीय स्तर पर जो राजनीतिक अटैक होते हैं, जो लगातार हिंसा की खबर आपने सुनी होगी विधानसभा चुनाव के बाद से ही बीजेपी और लेफ्ट के कार्यकर्ताओं को जिस तरह से अटैक किया जा रहा है, उनको निशाना बनाया जा रहा है, तो उससे अगर बचना है तो कहीं ना कहीं एक दूसरे का सहारा लेना होगा। तो ये एक मजबूरी का गठबंधन है। और ऐसा लगता है कि ये प्रकाश सर्वाइवल की भी लड़ाई है। वैसे इस तरह का प्रयोग पश्चिम बंगाल में पहले भी हुआ, ममता और कांग्रेस भी साथ आए थे लेफ्ट से लड़ाई लड़ने के लिए। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।